आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, खासकर उन छात्रों के लिए जो जेपीएससी, जेएसएससी या यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये चर्चा एक तरह की रिवीजन क्लास होने वाली है। आज हम झारखंड के संपूर्ण इतिहास को खंगालेंगे, प्रागैतिहासिक काल से लेकर 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन तक। झारखंड, जिसका शाब्दिक अर्थ ही जंगलों का प्रदेश होता है, वो हमेशा से मुख्य धारा से कटा हुआ एक एकाकी क्षेत्र था। अगर हम शुरुआत से देखें तो इसका इतिहास अलगाव का नहीं बल्कि जुड़ाव का है। आप नवपाषाण काल को ही ले लीजिए। रांची, गुमला और सिंहभूम जैसे इलाकों में जब कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई तो यहाँ एक संगठित समाज की नींव पड़ी। और जैसे ही समाज संगठित हुआ, महाजनपद काल में ये शक्तिशाली मगध के प्रभाव में आ गया। नंदवंश हो या मौर्य काल, सम्राट अशोक के समय यहाँ बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। इसके बाद जब गुप्त काल आया, जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं, तो इटखोरी जैसी जगहें हिंदू और बौद्ध दोनों संस्कृतियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई। वहां बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। तो ये साफ दिखाता है कि झारखंड हमेशा से भारतीय इतिहास की मुख्य धारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती, और मैं बताती हूँ क्यों। हाँ, बताइए। अगर यह क्षेत्र मुख्य धारा का इतना ही अभिन्न अंग था, तो प्राचीन ग्रंथों में बाहरी दुनिया ने इसे हमेशा एक रहस्यमयी और अलग-थलग जनजातीय क्षेत्र के रूप में क्यों देखा? आप ऋग्वेद को देखिए, उसमें इसे कीकट प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में ये ब्रह्म प्रदेश है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड और महाभारत में इसे पशुभूमि या कर्क खंड कहा गया है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत ही देख लीजिए। ग्रीक भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने इसे कुकुट देश कहा, चीनी यात्री फाहियान ने मुंडल और हुएनसांग ने कुंकुट लैंड लिखा। इतने सारे मेरा मतलब है, इतने अलग अलग नाम ये साबित करते हैं कि मुख्य धारा के साम्राज्यों ने कभी इसे पूरी तरह अपना नहीं पाया। मैं आपके इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि टॉलेमी और फाहियान ने अगर अलग नाम दिए भी तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्षेत्र पूरी तरह से मुख्य धारा से कट चुका था। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान तो हो ही रहा था। देखिए, आदान प्रदान एक बात है, लेकिन स्वायत्तता बिल्कुल दूसरी बात है। चलिए प्रागैतिहासिक काल की ही बात कर लेते हैं। सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू से पुरापाषाण काल के पत्थरों के औजार मिले हैं। मध्यपाषाण काल में हजारीबाग के इस्को में मिली रॉक पेंटिंग्स को देखिए। उन गुफाओं में शिकार और सामूहिक नृत्य के चित्र उकेरे गए हैं। वो तो है। वो किसी साम्राज्य के अधीन जीने वाले समाज की कला नहीं है, वो एक स्वतंत्र कबीलाई संस्कृति का जश्न है। और सबसे बड़ी बात, असुर जैसी प्राचीन जनजाति ने इसी क्षेत्र में लौह युग में लोहा गलाने की स्वदेशी तकनीक विकसित कर ली थी। वे मिट्टी की भट्टी बनाकर लौह अयस्क से लोहा निकालते थे। जब आपके पास खुद का लोहा बनाने की तकनीक हो, तो आप हथियार और औजार खुद बना सकते हैं। यही वजह थी कि वो पूरी तरह आत्मनिर्भर थे और उन्हें किसी बाहरी साम्राज्य के सहारे की जरूरत ही नहीं थी। मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग नजरिया देना चाहूंगा। मैं असुर जनजाति की तकनीकी क्षमता का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन 13वीं सदी तक आते आते ये क्षेत्र केवल कबीलों तक सीमित नहीं रह गया था। यहाँ एक बहुत ही सुदृढ़ राजनीतिक और संस्थागत ढांचा आकार ले चुका था। मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए हमें नागवंशी और चेरो जैसे राजवंशों को देखना होगा। फणिमुकुट राय ने नागवंशी वंश की स्थापना की। उसके बाद गजघाट राय, भीमकर्ण, दुर्जनसाल और रघुनाथ शाह जैसे राजाओं ने एक लंबी प्रशासनिक व्यवस्था चलाई। पर क्या वे राजा बाहरी दुनिया के दबाव से मुक्त थे? जरा सोचिए, 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का पुरातात्विक प्रमाण मिलता है, जो इसकी उसी स्वतंत्र और जंगली पहचान को ही पुष्ट करता है। वे दबाव से मुक्त भले न हो, लेकिन उन्होंने एक ढांचा तो तैयार किया ना। नागवंशी राजाओं ने अपनी राजधानियां सुतियांबे से दोइसा, फिर चुटिया और अंततः रांची तक बदलीं। ये कोई छोटा मोटा कबीलाई विस्थापन नहीं था, ये बाकायदा एक राज्य का क्रमिक विस्तार था। उन्होंने तांगीनाथ मंदिर, रजरप्पा में छिन्नमस्ता मंदिर और मदन मोहन मंदिर जैसे भव्य निर्माण करवाए। पलामू क्षेत्र में चेरो वंश का शासन देखिए। राजा मेदिनी राय ने पलामू का मशहूर किला बनवाया। ये सब संस्थागत राजवंश थे, जिन्होंने बाकायदा कर प्रणाली और एक शासन व्यवस्था कायम की थी।
ये एक मजबूत तर्क है। लेकिन क्या आपने विचार किया है कि इन राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत और मुगलों के साथ कैसा बर्ताव किया? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने कई बार इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन घने जंगलों की वजह से उनकी सेनाएं कभी यहाँ टिकी नहीं पाईं। मुगलों ने इस क्षेत्र को कोकरा कहा। उनका नियंत्रण भी हमेशा नाम मात्र का ही रहा। लेकिन मुगलों के समय में नागवंशी राजा दुर्जन साल को जहांगीर ने बंदी तो बना ही लिया था। वो भी तो मुगलों के प्रभाव को ही दर्शाता है। बंदी जरूर बनाया था, पर उस कहानी का अंत क्या हुआ? जहांगीर ने दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था। लेकिन जब मुगलों को असली और नकली हीरों की पहचान करने में दिक्कत हुई, तो दुर्जन साल की विशेषज्ञता काम आई। दुर्जन साल के हीरों की परख करने की कला और उनके अदम्य साहस को देखकर मुगलों को भी झुकना पड़ा और उन्हें ससम्मान रिहा करना पड़ा। ये घटना क्या बताती है? ये बताती है कि झारखंड का नेतृत्व साम्राज्य के सामने घुटने नहीं टेकता था, बल्कि अपनी योग्यता और स्वायत्तता के बल पर साम्राज्य को अपने साथ समझौते पर मजबूर करता था। ये झारखंड के अदम्य प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। प्रतिरोध था, मैं से इनकार नहीं कर रहा। लेकिन दुर्जन साल की रिहाई के बाद नागवंशी राजाओं ने मुगलों को एक तय रकम या कर देना स्वीकार किया। ये कर व्यवस्था में बंधना एकीकरण का ही तो एक रूप है। वे अब एक बड़े प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बन रहे थे। चलिए मध्यकाल से आगे निकलकर ब्रिटिश काल पर आते हैं। अंग्रेजों ने इस इलाके का नाम छोटा नागपुर रखा। इस दौर में कई बड़े जनजातीय विद्रोह हुए, ये सच है। लेकिन मेरा मानना है कि इन हिंसक संघर्षों का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम प्रशासनिक और कानूनी सुधारों के रूप में ही सामने आया। यहीं पर मैं आपसे सबसे ज्यादा असहमत हूँ। ब्रिटिश काल में जो कुछ भी हुआ उसे केवल प्रशासनिक सुधार का कारण कह देना उन लाखों आदिवासियों के बलिदान को कम करके आंकना होगा। अंग्रेजों के आने के बाद जो हुआ वो पूरी तरह से एक उग्र आदिवासी बगावत थी। वो कोई राजनीतिक मांग नहीं थी, वो उनके अस्तित्व, उनके जल, जंगल और जमीन की लड़ाई थी। लेकिन बिना सुधारों के उन लड़ाइयों का कोई स्थायी परिणाम कैसे निकलता? परिणाम उनकी स्वतंत्र चेतना थी। आप क्रोनोलॉजी देखिए। 1784 में तिलका मांझी का विद्रोह कोई मामूली घटना नहीं थी। उन्होंने अपने तीरों से सीधे अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को मार गिराया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि कोई स्थानीय आदिवासी उनके इतने बड़े अफसर को मार सकता है। उसके बाद 1831 का कोल विद्रोह देखिए। बुद्धो भगत के नेतृत्व में आदिवासियों ने अपनी जमीनें छीने जाने और बाहरी लोगों, जिन्हें वे दीकू कहते थे, उनके शोषण के खिलाफ हथियार उठाए। बिल्कुल। और फिर 1855 का संथाल हुल। सिद्धू और कानू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। वो इतना बड़ा विद्रोह था कि अंग्रेजों को मार्शल लॉ लगाना पड़ा। और अंत में 1899 का मुंडा उलगुलान। भगवान बिरसा मुंडा ने नारा दिया, अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। क्या ये नारा आपको किसी प्रशासनिक सुधार की मांग लगता है? बिल्कुल नहीं। ये स्वायत्तता की चरम अभिव्यक्ति थी। जतरा उरांव का 1914 का ताना भगत आंदोलन भी इसी चेतना का हिस्सा था। इन नायकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। यही झारखंड की असली पहचान है, वो खून जो इस मिट्टी में बहा है। मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं। इन नायकों का साहस और उनका बलिदान वाकई अकल्पनीय था। एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में हम सभी इसका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा व्यावहारिक होकर सोचना होगा। भगवान बिरसा मुंडा के 1899 के उलगुलान का वास्तविक और दूरगामी परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम था 1908 का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी CNT एक्ट, जो आदिवासियों के भारी दबाव में लाया गया था। बिल्कुल, दबाव में लाया गया था, लेकिन 1908 का CNT एक्ट कोई मामूली कागज नहीं था। इसने पहली बार कानूनन ये तय किया कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं बेची जा सकती। ये सड़क पर और जंगलों में लड़ी गई लड़ाई का कोर्टरूम में जीता गया परिणाम था। कहने का तात्पर्य यह है कि इन संघर्षों को अंततः एक कानूनी और राजनीतिक प्रणाली के भीतर ही समाधान मिला। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लिए एक अलग प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। जो शुरू में एक हिंसक विद्रोह था, वो संस्थागत अधिकारों में बदल गया, और यही संस्थागत प्रक्रिया आगे चलकर आधुनिक झारखंड राज्य के आंदोलन का आधार बनी।
लेकिन वो कानूनी दस्तावेज खैरात में नहीं मिला था। CNT एक्ट आदिवासियों के उसी स्वतंत्र अस्तित्व को मान्यता देने का एक तरीका था जिसकी वे सदियों से रक्षा कर रहे थे। कानून ने बस उस हकीकत को कागज पर उतारा जो जमीन पर पहले से मौजूद थी। यह एक दिलचस्प बात है, लेकिन आप ये नज़रअंदाज कर रही हैं कि 20वीं सदी में आकर ये लड़ाई जंगलों और तीरों से निकलकर पूरी तरह से राजनीतिक मंचों पर आ गई थी। जब हम आधुनिक झारखंड के निर्माण की बात करते हैं तो हमें 20वीं सदी के उस संस्थागत सफर को देखना ही होगा। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई। ये कोई हथियारबंद कमीला नहीं था, बल्कि एक पढ़ा लिखा और संगठित मंच था जो संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहा था। लेकिन उसका आधार तो वही आदिवासी चेतना ही थी। आधार भले ही जो हो, तरीका पूरी तरह बदल चुका था। फिर 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा ने किया। जयपाल सिंह मुंडा ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे। उन्होंने संविधान सभा में आदिवासियों की आवाज उठाई। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। 1951 में झारखंड पार्टी बनी और 52 के चुनावों में इसने शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 सीटें जीती। ये पूरी तरह से एक आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, जहां वोट के जरिए सत्ता तक पहुंचा जा रहा था। हाँ। आगे चलकर 1972 में शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा या JMM का गठन हुआ। 86 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू ने युवाओं को जोड़ा और फिर 95 में झारखंड स्वायत्त परिषद यानी जैक का गठन हुआ। ये एक लंबी, जटिल और संवैधानिक राजनीतिक यात्रा थी और इसी यात्रा का अंतिम परिणाम था कि 2 अगस्त 2000 को संसद में बिहार पुनर्गठन विधेयक पास हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि एक राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण विशुद्ध रूप से एक आधुनिक, संस्थागत और राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम था। यह एक आकर्षक क्रोनोलॉजी है और मैं यह बिल्कुल नहीं कह रही कि जयपाल सिंह मुंडा या इन राजनीतिक दलों का कोई योगदान नहीं है। उनका योगदान बहुत बड़ा है, पर आप एक बहुत बड़ा पहलू छोड़ रहे हैं। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूँ। जब 2 अगस्त 2000 को संसद से बिहार पुनर्गठन विधेयक पास हो गया था, तो राज्य का गठन उसी दिन या उसी महीने क्यों नहीं कर दिया गया? क्योंकि प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। नहीं, सिर्फ औपचारिकताएं नहीं। राज्य के गठन के लिए जानबूझकर 15 नवंबर 2000 की तारीख ही क्यों चुनी गई? क्योंकि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। जब बाबूलाल मरांडी इस नए राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, तो उस राज्य की वैचारिक नींव किसी 20वीं सदी के राजनीतिक दल के घोषणा पत्र पर नहीं रखी गई थी। उसकी नींव 19वीं सदी के उस आदिवासी नायक के उस सपने पर रखी गई थी जिसने अबुआ राज की कल्पना की थी। ये इस बात का अंतिम और सबसे बड़ा प्रमाण है कि राज्य की असली पहचान और उसकी आत्मा उन जनजातीय नायकों के अदम्य प्रतिरोध में ही बसती है। राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने केवल उस आग को एक नई दिशा दी, जो आग असुरों के काल से लेकर संथाल हुल और मुंडा उलगुलान तक इस मिट्टी में धधक रही थी। ये वाकई एक बहुत ही भावुक कर देने वाला दृष्टिकोण है और मैं समझ सकता हूं कि इस नजरिए का अपना एक अलग ही महत्व है। लेकिन जब हम इतिहास का समग्र मूल्यांकन करते हैं, खासकर परीक्षाओं के नजरिए से, तो हमें भावनाओं और संस्थागत हकीकत दोनों को तौलना पड़ता है। निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूंगा कि झारखंड के इतिहास को इसके प्रशासनिक और संस्थागत एकीकरण के चश्मे से देखना बहुत जरूरी है। मगध और मौर्य काल में यहां हुए विकास से लेकर नागवंशी और चेरो राजवंशों की प्रशासनिक संरचनाओं तक, अंग्रेजों के बनाए गए 1908 के CNT एक्ट जैसे कानूनी सुधारों से लेकर 1915 के छोटा नागपुर उन्नति समाज और अंततः 2000 में राज्य बनने की जो लंबी लोकतांत्रिक यात्रा रही है, यही इतिहास का वो ठोस ढांचा है। मेरा मानना है कि इतिहास सिर्फ संघर्ष से नहीं, बल्कि संघर्ष के बाद बने उन संस्थानों के क्रमिक विकास से बनता है जो आज इस राज्य को चला रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को नकार नहीं रही कि संस्थागत ढांचा, राजनीतिक दल और महत्वपूर्ण तिथियां जैसे 1908 का कानून या 2000 का पुनर्गठन विधेयक अहम हैं, कि झारखंड की जो मूल पहचान है, जो इसका DNA है, वो जंगलों के प्रदेश और इसकी प्राचीन जनजातीय संस्कृति से ही आता है। चाहे वो असुरों की लोहा कला हो या अंग्रेजों के खिलाफ संथाल और मुंडा विद्रोह, इस राज्य का भूगोल ही सदियों तक इसका सबसे बड़ा रक्षक रहा है।
इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और विभिन्न दृष्टिकोणों से इतिहास को समझते रहिए।